अट्रैक्शन की क्लासेस में, और जो भी इसे यूट्यूब पे देख रहे हैं उन सभी का भी बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम एक नई जर्नी फिर से शुरू करने जा रहे हैं नए साल में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो अब ये क्या होता है इसके बारे में सारी चीजें सीखेंगे डिटेल में, कि इसे सीखने के बाद जो हम चाहते हैं वो सारे सपने हमारे बहुत आसानी से पूरे हो जाएंगे। तो अभी हमने दो बुक्स की थी, हमने द मैजिक की थी और सेल्फ लव की बुक हमने मिरर वाली की थी। तो चलिए आज हम एक नई जर्नी को शुरू करते हैं, और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस जर्नी में भी हमारा साथ ऐसे ही बना रहेगा। तो आज फिर अपने आप से कसम खानी है कि जर्नी पूरी नहीं होगी तब तक बीच में नहीं छोड़ना है, क्योंकि हमें पूरी रेसिपी का टेस्ट चाहिए। कभी गैस को ऑन करना, कभी ऑफ करना, ऐसे नहीं करना है। तो अपनी कमिटमेंट कीजिए, क्योंकि जब आप अपने आप से वादा करते हैं और पूरा नहीं करते हैं तो फिर दूसरों से उम्मीद मत कीजिए कि किसी ने वादा करके तोड़ दिया। तो पहले अपने आप के लिए पक्के बनिए, देखिए फिर सब हमारे लिए पक्के बने। तो पहले हमें अपने ऊपर काम करना है। 2024 हम लोग अपने लिए निकाले हैं, कि बाकी का जीवन सबके लिए जिया, ये हम अपने लिए जिएंगे और फिर देखिए कैसे मैजिक होते हैं। तो चलिए आज की जर्नी शुरू करते हैं। आज पहले मेडिटेशन करेंगे। तो सबसे पहले आंखें बंद करके और पैरों को क्रॉस करके, फिंगर्स को आपस में इस तरह क्रॉस करके बैठ जाएंगे, और आंखों को बंद करेंगे और ध्यान करेंगे। अपनी आती हुई सांस और जाती हुई सांस पे ध्यान देंगे। कोई विचार आता है उसको जाने दीजिए, किसी भी विचार को पकड़ना नहीं है, चिपकना नहीं, जाने दीजिए। क्योंकि हमारे मन का काम है भटकाने का, लेकिन हमें नहीं भटकना है। अब हमें समझ में आ गया है कि अगर हमने मन को कंट्रोल में कर लिया तो जीवन में सब कुछ हमारे कंट्रोल में होगा। अब तक ये मन ही था जो हमको चला रहा था। तो अब अपने मन को काबू करना है, इसीलिए विचारों को नहीं देखना है, सिर्फ अपनी आती हुई सांस और जाती हुई सांस पे ध्यान देंगे। महसूस कीजिए कि आपकी सांसों से आप अंदर जा रहे हैं, और कहाँ तक आपकी सांसें जा रही हैं वहां तक जाएंगे, और उन सांसों से फिर बाहर आइए। सिर्फ अपनी सांसों पे अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। अगर ध्यान भटकता भी है तो कोई बात नहीं, फिर से पकड़ को उसको सांसों पे खींच के लेके आइए, और सिर्फ अपनी अंदर जा रही उस ठंडी सांस के लिए एहसास कीजिए, फील कीजिए कि जब सांस लेते हैं तो ठंडी फील हो रही है, और जब सांस छोड़ रहे हैं तो आपको गर्म सांसें हो गई हैं। एक एक के सांस पर निगरानी रखनी है। मैम टाइम ओवर हो गया है। धीरे धीरे अपनी चेतना में आएंगे, अपने हाथ पैरों की उंगलियों को हिलाएंगे और दोनों हाथों को आपस में रगड़ेंगे, और जो ऊर्जा जनरेट हुई है इसे अपनी आंखों पे रखेंगे और धीरे धीरे पूरे चेहरे पे फैलाएंगे। थैंक यू। चलिए आज की हम बुक स्टार्ट करते हैं। आज की बुक का नाम है द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जो चाहे वो कैसे प्राप्त करे। अब कौन कौन एक्साइटेड है कि जो चाहे वो मिल जाए तो मजा आ जाए, एकदम मजा आ जाए। हम लोग सुबह में बोलते हैं ना, लोगों की हम आपकी लोग वॉइस नहीं आ रही। वॉइस आ रही है। तो चलिए आज के हम सीखेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कि जो चाहे वो कैसे पाए। तो कौन कौन एक्साइटेड है इस जर्नी में चलने के लिए, कि अब हम लोगों को जो चाहिए हम लोग पा लेंगे, अब किसी की जरूरत नहीं है कि कोई ला के देगा। तो अपने लिए बस मैं यही चाहती हूँ, कमिटमेंट के साथ कीजिएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि जब खुद की वैल्यू करेंगे तब बाहर वाले वैल्यू करेंगे। क्योंकि आज आपने बोला क्लास में आएंगे, घर वाले ने कोई कुछ काम बोला तो बोल देंगे कि नहीं आज मेरी क्लास है। लेकिन कल देखा कि आप ही चादर तान के सो रहे हैं, और फिर घर के लोग बोलेंगे आज क्लास नहीं है, तो बोलेंगे नहीं आज ठंड हो गई है ज्यादा तो आज रहने देते हैं। तो फिर वो लोग सोचेंगे कि हाँ कुछ करना नहीं है, खुद की वैल्यू गिरा दिए। तो जो ब्रांड होते हैं ना, टॉप ब्रांड होते हैं, जो वो लोग किसी चीज में कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। अगर उनके कपड़े में एक धागा भी निकल जाता है ना, तो उस कपड़े को तुरंत वो लोग फेंक देते हैं कि नहीं, मेरे ब्रांड को मेंटेन करना है तो उसका अभी दोबारा से उसमें करो, क्योंकि कस्टमर की कोई कंप्लेन नहीं चाहिए। तो ब्रांड कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है। तो इसीलिए हम लोग भी ब्रांडेड बनेंगे, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, चाहे सुबह 4 बजे उठना हो, चाहे रात का हो, चाहे दिन की क्लास हो। जब हम खुद को इतना वैल्यू देंगे तो देखिए फिर बाहर वाले भी हम लोगों को वैल्यू देंगे।
क्योंकि एक जैगवार एक लैम्बोर्गिनी है, अगर वो भंगार में खड़ी होगी, कचरे के वहां ढेर पे खड़ी होगी तो उसकी वही वैल्यू होगी, लेकिन वही शोरूम में खड़ी होगी तो उसकी अलग ही वैल्यू होगी। तो आप हम लोगों को आसपास चाहे जो भी है, अपने आप को शोरूम में एकदम चमका के रखना है कि लोग एकदम दूर से वैल्यू करें। तो इसीलिए अपनी वैल्यू कीजिए, अपने शब्दों की वैल्यू कीजिए, औरों के शब्दों की वैल्यू कीजिए, तो देखिए कैसे सब कुछ अपने आप मिलता है। तो चलिए आज इस बुक से हम लोग सीखेंगे कि जो हमें जीवन में चाहिए हम लोग कैसे पाएंगे। इसके ये मैं बता दूं, जो इसके ऑथर हैं एस्थर और जेरी हिक्स। एस्थर उनकी वो दोनों पति पत्नी है, दोनों ने ये किताब लिखी है। उनके जीवन में भी काफी कुछ हुआ था, वो बुक में हम सीखेंगे कि कैसे वो कहाँ तक पहुंचे तो यहाँ मैंने इंट्रो दे दिया है। एस्थर है उनकी वाइफ का नाम है, और जेरी है वो उनके हस्बैंड का नाम है। और जो आगे का सारी चीज है वो जैसे जैसे हम बुक पढ़ेंगे तो आप लोगों के लिए क्लियर हो जाएगा। तो चलिए, इसकी पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाएगी। अगर आप चाहेंगे करने के बाद अगर दोबारा से इसको रीड करना तो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो चाहे वो कैसे प्राप्त करें। एस्थर एंड जेरी हिक्स। भाग 1। अब्राहम के अनुभवों से हमारा मार्ग निर्धारण। यहाँ परिचय। देखिए ये बोला गया है अब्राहम के बारे में। अब आप ये सोचेंगे कि अब्राहम कौन है। तो अब्राहम एक नॉन फिजिकल चीज है, यानी अब्राहम एक, जो हम कह सकते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि किसी इंसान के जैसे जागरण होता है हम लोगों के यहाँ, तो कई लोगों के अंदर हम लोग कहते हैं कि देवी माँ आ गई हैं, लेकिन वो किसी को दिखाई नहीं देती हैं, पर वो उनके अंदर से उनकी ऊर्जा उनके अंदर किसी भी व्यक्ति के अंदर आ जाती है। इसी तरह से अब्राहम एक नॉन फिजिकल चीज है, जो एस्थर के अंदर, यानी जो जेरी थे उनकी वाइफ के अंदर अब्राहम आते हैं, और वो जो भी उनको जानना होता था वो सारी बातें बताते हैं। यानी एक तरह से हम कह सकते हैं अब्राहम एक भगवान है, उसको हम देख नहीं सकते, लेकिन वो एस्थर के अंदर आके वो सारे जो जो सवाल उनके होते थे वो सारे जवाब उनको मिल जाते थे। तो इस तरह से समझते हैं, बाकी बुक में जैसे जैसे पढ़ेंगे वो समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। परिचय। जेरी हिक्स। इस पुस्तक की रचना के पीछे हमारा उद्देश्य आपको उन सार्वभौम नियमों एवं व्यावहारिक प्रक्रियाओं की जानकारी देना है, जिससे आपको स्वयं को नैसर्गिक तथा कल्याणकारिक अवस्था प्राप्त करने हेतु स्पष्ट व सुनिश्चित निर्देश प्राप्त हो सके। इस पुस्तक को पढ़ते समय आपको मेरे जीवन भर में एकत्रित किए गए प्रश्नों के सटीक व सशक्त उत्तर जानने का विशिष्ट व लाभदायक अनुभव प्राप्त होगा। आप इस आनंद आधारित व्यवहारिक आध्यात्मिकता के दर्शन के सफलतापूर्वक उपयोग से अन्य लोगों की उनके अनुसार जीवन के वास्तविक स्वरूप को पाने हेतु निर्देश प्राप्त करने में उनकी सहायता कर सकते हैं। मुझसे बहुत से लोगों ने कहा है कि मेरे इन प्रश्नों में उन्हें अपने प्रश्न प्रतिबिंबित होते दिखाई देते हैं। जब आप अब्राहम के उन उत्तरों में स्पष्टता व प्रतिभा का अनुभव करेंगे, तो आपको अपने मन में लंबे समय से अटके इन प्रश्नों के उत्तर जानकर वास्तविक संतोष प्राप्त होने के साथ ही हमारी एस्थर व मेरी तरह अपने जीवन में नए सिरे से उत्साह का अनुभव होगा। और जब आप जीवन के इस ताजा व नवीन दृष्टिकोण से यहाँ बताई बातों को व्यवहार में उतारने लगेंगे, तो आप पाएंगे कि आप जो भी करना, बनना या पाना चाहते थे, उसका सोद्देश्य सृजन करने में पूरी तरह सक्षम है। यहाँ देखिए ये इंट्रोडक्शन दिया गया है, ये जेरी हिक्स बताते हैं कि ये जो उन्होंने बुक लिखी है उसमें वो अपने जीवन की सारी बातें आपको बताएंगे, जो भी इसको पढ़ेगा, कि क्या ऐसे नियम है। सार्वभौम नियमों का मतलब होता है जो सब पर लागू होते हैं। जैसे कि अगर एक मिट्टी में बीज डालेगा, तो कोई भी इंसान बीज डालेगा, चाहे वो काला डाले, गोरा डाले, नाटा डाले, लंबा डाले, इंडिया का डाले, ऑस्ट्रेलिया का डाले, किसी भी संसार का बच्चा डाले, बूढ़ा डाले, अगर कोई भी मिट्टी में बीज डालेगा तो ये नियम है ये प्रकृति का कि वो पौधा बन के एक पेड़ बन जाएगा। तो इसमें कोई प्रकृति भेदभाव नहीं करती है कि निशा ने डाला है तो पेड़ बनेगा, दीपाली जी ने डाला है तो नहीं बनेगा, मनीषा ने डाला है तो बनेगा, पलची ने डाला है तो नहीं बनेगा। ये भेदभाव वाली चीज नहीं है। तो जो सार्वभौम नियम होते हैं वो सब पर एक समान लागू होते हैं। जैसे सूर्य की रोशनी सबको एक समान मिल रही है, उसमें कोई भेदभाव नहीं है कि किसी को कम किसी का ज्यादा। इसी तरह से जो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, ये भी सबके ऊपर एक समान काम करता है, इसमें कोई भेदभाव नहीं है। और इसको हम अपने जीवन में
कैसे अपने लिए उतारेंगे, वो सारा यहाँ पर जेरी हिक्स बता रहे हैं कि हमने बड़ी सटीकता से, बहुत अच्छे से जो जो हमने अपने जीवन में सीखा है, इस बुक में उन्होंने बताया है। तो उनकी जो वाइफ थी एस्थर, उनके अंदर अब्राहम की एनर्जी आती थी, और जो भी उनको प्रश्न समझ में आते थे कि एक आम इंसान के क्या क्या जीवन में प्रश्न हो सकते हैं, कि किसी का कुछ भी प्रश्न हो सकता है, तो उनका कहना है कि अब्राहम से उन्होंने सारे प्रश्नों के उत्तर मांगे हैं, और जो जो उन्होंने पूछा था वो भी बताया है, और जो अब्राहम ने उत्तर दिया है वो भी बताया है। तो उनका कहना है कि जब आप उनकी बातों को सुनेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, तो आप भी अपने जीवन से जो भी प्रश्नों के जवाब अपने जीवन में ढूंढ रहे हैं कि ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि हम लोगों का क्या होता है, हम लोगों का यही प्रश्न होता है कि ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, वो भी आपको यहाँ मिलेगा। या मेरे रिश्ते मेरे साथ, मेरे ही सबसे रिश्ते ऐसे क्यों है, उसका जवाब भी यहाँ मिलेगा। या मेरे पास पैसे नहीं है, उसका जवाब भी यही मिलेगा। यानी आपके जीवन में जितने भी सवाल हैं, उन सभी का जवाब इनकी इस बुक में मिलेगा, क्योंकि ये सारे प्रश्न उन्होंने उस एनर्जी से, या जो एस्थर के अंदर आती थी, वो आत्मा या कुछ भी कह लीजिए, उनसे वो सारे क्वेश्चन पूछे थे, और उनके जो जो जवाब मिले थे अब्राहम से, वो सारे उन्होंने यहाँ इस बुक में लिखे हैं। तो कहीं ना कहीं उनका कहना है कि आपके जीवन में, आप इस बुक में पढ़ रहे हैं, तो आपको भी उन सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं। अपने जीवन पर दृष्टि डालने पर मुझे याद आता है कि मेरा जीवन ऐसे अनंत प्रश्नों से परिपूर्ण था, जिनके संतोषजनक उत्तर मुझे कहीं से नहीं मिले। मैं पूरी गंभीरता से परम सत्य पर आधारित जीवन दर्शन की खोज में था। जब अब्राहम ने एस्थर व मुझे सृष्टि के शक्तिशाली नियमों का स्पष्टतः खुलासा करने वाली इन व्यावहारिक प्रक्रियाओं की जानकारी दी, जिनकी मदद से हम इन विचारों व सिद्धांतों के परिणामों को प्रत्यक्ष देख सके, तब मुझे महसूस हुआ कि अपने मार्ग पर चलते हुए मुझे जो पुस्तकें, शिक्षक व जीवन अनुभव प्राप्त हुए, उनमें से प्रत्येक मेरे अब्राहम तक पहुंचने का सशक्त माध्यम साबित हुआ। मैं आपके द्वारा इस पुस्तक को पढ़ने के बाद अब्राहम के बताए मूल्यों द्वारा स्वयं को खोजने हेतु मिले अवसरों के बारे में सोचकर बहुत प्रसन्न हूँ, क्योंकि मैं इस बात से परिचित हूँ कि इन शिक्षाओं ने हमारे जीवन के अनुभवों को किस प्रकार विस्तार दिया है। मैं यह भी जानता हूँ कि यदि आपका जीवन इन अनुभवों को अपनाने के लिए तैयार नहीं होता, जैसे मेरे जीवन ने मुझे तैयार किया था, तो इसके संबंध में जानकारी प्रदान करने वाली यह पुस्तक इस समय आपके हाथ में नहीं होती। मैं चाहता हूँ कि आप इस पुस्तक में डूबकर अब्राहम द्वारा बताए सरल व शक्तिशाली नियमों से परिचित हो, जिससे आप जो भी चाहते हो उसे अपनी ओर स्वदेश आकर्षित कर सके, और आप अपने जिन अनुभवों को पसंद नहीं करते उनसे मुक्त हो सके। यहाँ देखिए, इस बुक की लैंग्वेज सही है, लेकिन फिर भी अगर किसी को कठिन लग रही है, तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि इसको आसानी से मैं बता पाऊं। और आप चाहें तो इसको दोबारा भी पढ़ सकते हैं, और इसको इस तरह से समझना है। यहाँ पर यही बोल रहे हैं ऑथर, अगर किसी को कुछ समझ भी नहीं आता है, तो आपको और कुछ भी लगे कि डाउट है, तो आप जब हमारी क्लास एंड हो जाएगी तो एंड में पूछ सकते हैं, क्योंकि हर चीज की क्लियरिटी होना जरूरी है। और मुझे जहां तक मेरे अंदर बुद्धि और सामर्थ्य है, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि ये चीजें आपको आसानी से समझ में आ जाए। और ये मत सोचिएगा कि एक बार में समझ में नहीं आया, क्योंकि हमारे मेंटोर यही बोलते हैं, जो अच्छी चीजें होती हैं या अच्छी किताबें होती हैं, वो एक बार में समझ नहीं आती। क्योंकि अगर इतना ही एक बार में सब कुछ आसान होता समझना, तो हर कोई समझ लेता, और ये चीजें इतने औहदे पे नहीं रखी होती। क्योंकि सबको पता है कि गीता है, लेकिन कितनों को समझ आती है, नहीं आती है। तो उसको समझना ही एक अपने आप में कला है। तो अच्छी चीजें एक बार में समझ नहीं आती है। मैंने भी ये किताब 2-3 बार पढ़ी है, अब फिर से कोशिश कर रही हूँ। पूरी कोशिश करूंगी कि जितना अपने अंदर समा पाई वो आप लोगों को बताऊं। तो इसीलिए कोशिश करते रहिए, तो कामयाबी एक दिन जरूर मिलेगी। तो चलिए, यहाँ पर ऑथर ये कह रहे हैं कि उनको ये सोचते हैं, पीछे मुड़ के देखते हैं, अपने जीवन पे दृष्टि डालते हैं, तो उनको समझ आता है कि वो हमेशा से, बचपन से ही जिज्ञासु रहे थे। उनके मन में बहुत सारे प्रश्न होते थे, लेकिन उनका जो आंसर था वो कहीं से संतुष्टिपूर्ण नहीं मिलता था। यानी किसी से वो अपने प्रश्नों के उत्तर पूछते थे, तो कोई कुछ बोलता था, तो कोई कुछ बोलता था, लेकिन उनको अंदर से संतुष्टि नहीं मिलती थी।
लेकिन वो उन प्रश्नों के उसमें उलझे रहते थे कि नहीं, ये जो सवाल मेरे अंदर उमड़ रहे हैं उनका जवाब तो मुझे चाहिए। लेकिन जो संतुष्टि वाले जो उनको उत्तर है वो उनको अब्राहम से मिले। जो अब्राहम ने उनको सारे प्रश्नों के उत्तर दिए, तब उनको संतुष्टि हुई कि हाँ, ये वाकई में सच है। और पहले कोई कुछ आंसर देता था, कोई कुछ देता था, सबका मतभेद था। लेकिन इनका कहना है कि जो भी उनको जानकारी मिली, उन्होंने प्रश्न पूछे और अब्राहम ने उनको उत्तर दिए, तो उसके बाद उनको जो भी महसूस हुआ, उन चीजों को सोचते हुए उन्होंने किताबें लिखी। और उन्होंने अपने जीवन में जो भी उनको अनुभव प्राप्त हुए, यानी अपने जीवन की उन्होंने बातें लिखी हैं कि पहले वो क्या सोचते थे, और अब उसके बाद जब उनके जीवन में अब्राहम आए, उन्होंने उनसे क्वेश्चन पूछे, उसका आंसर मिला, और जब उन लोगों ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई किया, दोनों हस्बैंड वाइफ ने, तो उनके जीवन में क्या क्या हुआ। तो वो सारी बातें इस बुक में लिखेंगे। और इस बुक को पढ़ने के बाद आपको स्वयं को खोजने के अवसर में आपको बहुत प्रसन्नता होगी कि इस बुक को पढ़ने के बाद जो चीज आप ढूंढ रहे थे अपने अंदर भी और बाहर भी, वो सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। तो यहाँ पर एस्थर सॉरी जेरी हिक्स यही बोल रहे हैं कि जो अगर आपके हाथ में ये किताब आई है तो ये ऐसे ही नहीं आई है, इसके पीछे भी बहुत बड़ा कारण है। क्योंकि जो इंसान ढूंढता है, खोजता है, उसी को मिलता है। क्योंकि जो मांगेगा उसी को मिलेगा, बिना मांगे तो किसी को कुछ नहीं मिलता ना। तो इसीलिए मांगोगे या बोलोगे तो मिलेगा। तो अगर आज इस क्लास में हम जितने भी लोग बैठे हैं, इससे साफ साबित होता है कि हम अपने जीवन में कुछ ढूंढ रहे हैं, या तो अपने अंदर या अपनी दुनिया में बाहर। तो जो भी ढूंढ रहे हैं इस बुक में आने के बाद हमें मिलेगा। अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो ये मजाक नहीं है कि हम इस क्लास में बैठे हैं या ये किताब हमारे हाथों में आई है। ये किताब उसी के हाथ में ही जाती है जिसको अपने जीवन से लगाव है, या उसको अपने जीवन से कुछ चाहिए हो, या उसके जीवन में कोई प्रश्न है वो ढूंढ रहा है लेकिन उसे उत्तर नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर ऑथर यही बता रहे हैं कि मैं चाहता हूं कि इस पुस्तक में डूबकर अब्राहम ने जो भी शक्तिशाली नियम बताए हैं, आप भी उनको जाने और उन चीजों को चाहें और अपने जीवन में उन चीजों को आकर्षित करें जिनका भी आप चाहते हैं। यानी अपने जीवन में जो भी आप चाहते हैं वो बड़ी आसानी से आप अट्रैक्ट कर सकते हैं। वो जो हमारे दिमाग में फीड किया हुआ है कि मैं लायक नहीं हूँ, या मेरे पास तो मैं गरीब हूँ, कुछ खरीद नहीं सकती हूँ, पैसे कम है, या मेरे पास नॉलेज कम है, या मैं औरत हूँ, ये सब कुछ नहीं है, सिर्फ बातें हैं, विचार हैं। और विचार हैं तो बदले जा सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर देखिए साफ साफ ऑथर ने बोला है कि अगर इस बुक को आप अपने अंदर उतार लेंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप पा न सके। और ये भी है कि जो चीज आप अपने जीवन में नहीं चाहते हैं उनसे मुक्ति चाहिए। क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें चाहिए नहीं, लेकिन फिर भी हम उनको ढो रहे हैं। तो वो भी आप मुक्त कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। वो भी रास्ता दिखाएगी कि कैसे छोड़ना है, और अपने जीवन में क्या लाना है वो भी रास्ता दिखाएगी कि आप उसको कैसे पा सकते हैं। आगे पढ़ेंगे। धार्मिक समूहों का सतत प्रभाव। मेरे माता पिता धार्मिक नहीं थे, इसलिए मैं यह कभी नहीं समझ पाया कि मैं किसी चर्च में शामिल हो उस धर्म का वतावलंबी बनने की प्रबल बाध्यता को क्यों महसूस करता था। जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, यह इच्छा और बलवती होती गई। संभवतः इसके पीछे मेरे अंदर कहीं गहरे में मौजूद शून्यता को भरने का प्रयास, या मेरे आसपास मौजूद लोगों के सत्य को पाने की निश्चितता के धार्मिक उत्साह के प्रदर्शन का प्रभाव मात्र था। अपने शुरुआती 14 वर्षों तक मैं 6 राज्यों एवं 18 विभिन्न घरों में रहा, जहां मुझे भांति भांति के दर्शन को जानने का मौका मिला। इस तरह मैं क्रमानुसार एक चर्च से दूसरे चर्च की ओर दौड़ता रहा। हर बार मेरे हृदय में आशा का दीप टिमटिमाता रहता है। इस दरवाजे के पीछे मुझे वह मिल जाएगा जिसकी तलाश में मैं भटक रहा हूँ। लेकिन जैसे जैसे मैं एक धर्म या दार्शनिक समूह से दूसरे में जाता रहा, मेरी निराशा उतनी ही बढ़ती गई, क्योंकि उनमें से प्रत्येक स्वयं को सही तथा अन्य सभी को गलत बताता। इस वातावरण को देखकर मेरा हृदय बार बार टूटता रहता। मैं समझ जाता कि मुझे यहाँ अपने प्रश्नों के उत्तर नहीं मिलने वाले। अब्राहम की शिक्षाओं को जानने के बाद ही मैं उनकी भूमिका समझ सका, और अब उनके सभी मिथ्या दार्शनिक अंतविरोधियों अंतविरोधों के प्रति मेरे मन में कोई नकारात्मक भावना नहीं है। इस तरह उत्तर प्राप्त करने की मेरी तलाश लगातार जारी रही। यहाँ पर देखिए जेरी हिक्स बता रहे हैं कि वो उनका बचपन से घर का माहौल था वो धार्मिक नहीं था। यानी उसके पेरेंट्स
धर्म में, पूजा पाठ में या चर्च में बिलीव नहीं करते थे। तो उनका कहना है कि जब वो और लोगों को जाते थे चर्च में देखते हुए, तो उनको और ज्यादा इच्छा होती थी, क्योंकि एक बच्चा होता है ना, अगर उसके पास जो खिलौना नहीं है, उसको बहुत ईगरनेस होती है, बहुत उत्कंठा होती है कि ये चीज मुझे मिल जाए। और बच्चे का तो हमारे साथ भी है, अगर कोई चीज मेरे पास आ जाए, अभी एप्पल का iPhone 15 मेरे पास आ जाए और क्लास में बाकी लोग बोल रहे, तो वो भी, उनको भी मन में जग जाएगी इच्छा कि हाँ इसके पास आ गया तो मुझे भी चाहिए। तो जब तक वो आ नहीं जाता, दिमाग में वही चलता है। तो उनका भी यही कहना है कि जब वो चर्च में, उनके तो घर का माहौल था नहीं कि उनके पेरेंट्स धार्मिक नहीं थे, लेकिन बाकी लोग जो धार्मिक थे वो चर्च में जाते थे, प्रेयर करते थे, तो उनको देख के लगता था कि मैं भी जाऊं। वो अंदर से इच्छा होती थी कि ऐसा क्या है वहां पे, लग रहा है क्योंकि वो बचपन से ही जिज्ञासु थे, नए नए उनके प्रश्नों के उत्तर उनको चाहिए थे। तो वो सोचते थे कि जो लोग ये जाते हैं धार्मिक जगहों पर यानी चर्च में, तो वो ऐसा क्या करते हैं, या मैं जाके देखूं। तो जब वो कहने लगे कि वो अलग अलग जगहों पे रहे, यानी वो 6 स्टेट में 6 जगहों पे रहे थे, और उसमें भी उनको अलग अलग घरों में रहना पड़ा, 18 उन्होंने घर चेंज किए थे। तो वो अलग जगह जाते थे तो वहां अलग दर्शन होता था, यानी सबके धर्म रीति रिवाज अलग होते थे। तो वो कहने लगे कि जब मैं एक चर्च में जाता था तो वहां के लोग कुछ और बोलते थे, लेकिन जब वो दूसरे स्टेट में जाते थे, वहां चर्च में जाते थे प्रेयर करने, तो वहां के लोग कुछ और बोलते थे। यानी हर धर्म अपने आप को बड़ा बताता था और दूसरे को छोटा बताता था। लेकिन जेरी कहते हैं कि उन्हें संतुष्टि संतुष्टि से नहीं मिलता था, क्योंकि हर चर्च में, हर धर्म में अपने धर्म को बड़ा बताया जाता था और दूसरे को छोटा बताया जाता था। तो उनका कहना है कि जब तक मैं इस दौड़ में भागता रहा, और मेरी निराशा और बढ़ती गई, क्योंकि जिन प्रश्नों के उत्तर वो ढूंढ रहे थे कि सच क्या है, भगवान क्या है, वो उनको नहीं समझ में आ रहा था। तो उनका कहना है कि जब मैं इन चीजों के साथ रहा तो मेरा और भी प्रश्न बढ़ते गए, संतुष्टि मिल नहीं रही थी। लेकिन जब उनको अब्राहम मिले, तो उनके जो उत्तर थे उनसे उनको संतुष्टि हुई, क्योंकि जो अब्राहम के उत्तर हैं उनमें उनको कोई भी विरोध नहीं मिला। अब्राहम ने किसी धर्म को या किसी को छोटा नहीं बताया। और जो यूनिवर्सल लॉ है, यूनिवर्सल लॉ किसको कहते हैं कि सूरज पूरब से निकलता है तो वो पूरब से ही निकलेगा, चाहे आप संसार के किसी कोने में चले जाइए। तो इसी तरह से वो नियम जो सब पर एक साथ एक समान सब पर लागू होते हैं, उसको बोला जाता है सार्वभौम नियम या यूनिवर्सल नियम। तो इसी तरह से ऑथर का कहना है कि जो अब्राहम ने उनके प्रश्नों के उत्तर दिए, वो सब पर एक समान लागू हो रहे थे, उसमें कोई भेदभाव नहीं था। तो उनको संतुष्टि हुई कि हाँ, ये जो प्रश्नों के उत्तर मिले हैं, यहाँ मुझे संतुष्टि हो गई है। तो जो उनकी उत्तर प्राप्त करने की तलाश है वो जारी रही, कि जो भी वो चाहते थे उनके प्रश्नों के उत्तर, वो उनकी तलाश हमेशा जारी रहती थी कि कैसे मुझे प्रश्नों के उत्तर मिल जाए। तो उन प्रश्नों के उत्तर के लिए फिर उन्होंने अब्राहम के मिलने से पहले क्या क्या किया, वो यहाँ पे बताया गया है। आगे पढ़ेंगे। ओइजा बोर्ड के मंत्राक्षर। मुझे ओइजा बोर्ड का कोई अनुभव नहीं था, लेकिन फिर भी मेरे मन में उनके प्रति बहुत कठोर नकारात्मक विचारधारा थी। मैं जानता था कि वह एक खेल से अधिक कुछ नहीं है, बल्कि केवल एक प्रपंच मात्र ही है। जब वर्ष 1959 में वॉशिंगटन के स्पोकन शहर में मेरे मित्रों ने इस बोर्ड से खेलने का विचार बनाया, तो मैंने इसकी हंसी उड़ाते हुए इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया। लेकिन फिर अपने मित्रों के जोर देने पर मैंने पहली बार इसका प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त किया, जहां मैंने अपने समक्ष एक अद्भुत घटना घटते देखी। मेरे जीवन भर के प्रश्नों की सूची अब भी अनुत्तरित थी, इसलिए मैंने बोर्ड से पूछा, मैं सही अर्थों में भला कैसे बन सकता हूँ? उसने तुरंत ही तीव्र गति से कुछ अक्षरों को जोड़कर एक शब्द बनाया, और उस प्लेन चैट ने इंगित किया, READ, पढ़ो। मैंने पूछा, पढ़ूं पर क्या? उत्तर आया, POOKS, पुस्तकें। जब मैंने पूछा कौन सी पुस्तकें, तो उत्तर आया पुनः वैसी ही नाट्य तीव्र गति से, एनी एंड ऑल बाय एल्बर्ट स्विट्जर। मेरे दोस्तों ने कभी एल्बर्ट स्विट्जर का नाम नहीं सुना था, और चूंकि मुझे भी उनके बारे में कुछ अधिक जानकारी नहीं थी, इसलिए कुछ समय के लिए मेरी उत्सुकता बढ़ गई और मैं उस व्यक्ति की खोज में लग गया कि जिसके संबंध में मुझे इस अद्भुत तरीके से साभिप्राय जानकारी प्राप्त हुई थी। यहाँ देखिए, ये जो उइजा बोर्ड क्या होता है, ये मंत्रों का यानी अक्षर होते हैं, उससे
एक मंत्र बनता है, जिस तरह खेल होता है ना, उसी तरह से ये एक तरह का खेल है। ये आप गूगल पे सर्च करेंगे ouija बोर्ड तो आपको मिल जाएगा। कई लोगों की इसके बारे में अपनी अपनी अलग धारणाएं हैं। इसमें अक्षर होते हैं और अल्फाबेट और नंबर दोनों चीजें होती हैं, और जो उसमें प्रश्न पूछा जाता है उसमें आपको आंसर मिलता है। तो ऑथर का कहना है कि उनको ouija बोर्ड के बारे में कुछ ज्यादा नहीं पता था, और उसके बारे में वो नकारात्मक भी थे, यानी इसको अच्छा नहीं मानते थे। लेकिन उनके फ्रेंड्स ने बोला कि चलो खेलते हैं, तो उनको लगता था कि ये क्या है, ये प्रपंच है, कुछ नहीं है। लेकिन जब अपने वो उनके मित्रों ने उनको फोर्स किया तो उन्होंने हंसी भी उड़ाई, इसका मजाक भी उड़ाया और खेलने से मना भी कर दिया। लेकिन उनके मित्रों ने जोर दिया कि कोई बात नहीं, एक बार खेलने में क्या जाता है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। तो उन्होंने कहा कि एक बहुत ही अद्भुत घटना उन्होंने देखी कि जब उन्होंने वो खेल खेलना शुरू किया तो उसमें वो तो पहले से ही प्रश्नों के उत्तर चाहते थे, क्योंकि बचपन से ही उनके अंदर बहुत सारे प्रश्न थे जिनके उत्तर उनको चाहिए थे, लेकिन कहीं से मिल नहीं रहे थे। तो उन्होंने उस खेल में पूछा जाता है, जो प्रश्न आप पूछते हैं उसका जवाब मिलता है। तो उन्होंने ऊर्जा बोर्ड के उस खेल में पूछा कि मैं सही अर्थों में अच्छा इंसान कैसे बन सकता हूँ। तो ऊर्जा बोर्ड में जो अल्फाबेट होते हैं वो एक एक करके आए। तो अल्फाबेट आया READ, यानी रीड, तुम पढ़ो। तो पढ़ोगे तो तुम जो भले इंसान बनना चाहते हो वो बन जाओगे। तो फिर उनका दूसरा प्रश्न था कि मैं पढ़ूं पर क्या पढ़ूं। तो देखिए फिर आया उसमें, क्योंकि अल्फाबेट है तो अपने आप आया BOOKS, यानी बुक्स, यानी पुस्तकें। फिर तीसरा प्रश्न ऑथर ने पूछा कि मैं कौन सी पुस्तकें पढ़ूं। तो देखिए वहां उसमें सारे अल्फाबेट इस तरह आए। ये जो एल्बर्ट स्विट्जर हैं ये भी ऑथर हैं। तो उस खेल में नाम आया एल्बर्ट स्विट्जर का कि इनकी किताबें पढ़ो। तो उनको ये बड़ी जानकर हैरानी हुई कि ये कौन है एल्बर्ट स्विट्जर, जिसका नाम उन्होंने पहले नहीं सुना था और ना ही उनके फ्रेंड्स ने सुना था। तो अब उनको ये बड़ी अद्भुत घटना लग रही थी कि जो जो प्रश्न उन्होंने पूछे थे उस खेल खेल में वो सारे उत्तर उनको मिल गए। अब आगे देखते हैं कि उन्होंने क्या किया, आगे पढ़ेंगे। मुझे जो पहली लाइब्रेरी मिली उसमें एल्बर्ट श्विट्जर की बहुत सी पुस्तकें उपलब्ध थी। मैं एक एक कर उन सबको पढ़ गया। मैं यह नहीं कह सकता कि श्विट्जर की उन पुस्तकों ने मुझे अपने प्रश्नों की लंबी सूची में से कोई भी उत्तर प्राप्त हो सका। श्विट्जर लिखित द क्वेस्ट ऑफ द हिस्टोरिकल जीसस ने विशेष रूप से मुझे यह ज्ञान दिया कि चीजों को देखने के मेरे अनुमान से भी कहीं अधिक मार्ग मौजूद है। ऊर्जा बोर्ड से न तो मुझ में कोई शक्तिशाली ज्ञानोदय हुआ और न ही मुझे अपने किसी प्रश्न का उत्तर ही मिला। इससे मुझे अपने प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर शक्तिशाली ज्ञानोदय की ओर खिड़की खोलने की आशा का उत्साह ठंडा पड़ गया। लेकिन इससे मुझे किसी बुद्धिमान संपर्क की मौजूदगी का एहसास हो गया। यदि मैंने खुद यह अनुभव प्राप्त नहीं किया होता तो मुझे इस पर कभी विश्वास नहीं होता। यहाँ पर देखिए ऑथर बता रहे हैं कि जब उनको ये प्रश्न पूछे गए तो उन्हें कुछ समझ नहीं आया, जो उत्तर मिले वो उनको अजीब लग रहे थे। लेकिन जो उनको पहली लाइब्रेरी मिली वहां पर जिस ऑथर का नाम आया था स्विट्जर की बुक्स उनको बहुत सारी मिली और उन्होंने वो सारी किताबें भी पढ़ ली। लेकिन उनके जो प्रश्नों के उत्तर थे उनको लग रहा था कि मेरे तो अभी भी प्रश्न, मुझे संतुष्टि नहीं है, मुझे जवाब नहीं मिला है। तो उनका कहना है कि जो ऊर्जा बोर्ड का जो उन्होंने प्रश्न पूछे थे और उत्तर मिला था उससे उनको अपने और उत्तर तो नहीं मिले, क्योंकि उनकी लिस्ट तो बहुत लंबी थी, उनको तो बहुत कुछ जानना था। लेकिन उनको ये लग रहा था कि जरूर कोई ना कोई एक शक्ति है, एक पावर है, जो उन्होंने उस शक्ति ने रास्ता खोल दिया है कि जो तुम ये प्रश्न जानना चाहते हो उसका रास्ता यहीं से होके निकलेगा। अब जैसे हमने जादू बुक की, हमने सेल्फ लव की बुक की, खुद से प्रेम करो, अब हम इस बुक में हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे भी प्रश्नों के उत्तर, हमारे भी जीवन के उत्तर यहाँ से कुछ ना कुछ तो मिल ही रहा है। क्योंकि जब हम कुछ नहीं कर रहे थे आज कुछ कर रहे हैं तो पहले से तो कुछ बेहतर ही बने हैं, कुछ पाया ही है, खोया नहीं है। तो यहाँ पर यही उनका भी था कि जो वो चाह रहे थे बिल्कुल तो नहीं मिले थे उत्तर, लेकिन उनको लग रहा था कि रास्ता यहीं से होके जाएगा। कुछ उनको अच्छा फील हो रहा था क्योंकि उन्होंने इतनी किताबें पढ़ ली, कहीं ना कहीं कुछ समझ तो आया ही था। लेकिन उनके प्रश्नों की जो लिस्ट थी वो अभी भी उतनी की उतनी ही थी। लेकिन उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि अगर जो उन्होंने ये खुद से फील किया उस दिन ओइजा बोर्ड में, उस गेम में, जो उनके प्रश्नों के उत्तर मिले, फिर उनको लाइब्रेरी भी मिल गई, लाइब्रेरी में भी देखिए कोइंसिडेंस उसी ऑथर की बहुत सारी किताबें मिल गई जो उस खेल में
नाम आया था। तो उनको उनका कहना है कि ये मेरे साथ हुआ था तो मुझे विश्वास हो रहा है, लेकिन अगर कोई दूसरा व्यक्ति बताता कि ऐसा होता है तो शायद मैं कभी विश्वास नहीं करता। आगे पढ़ेंगे। मुझे ouija बोर्ड से कोई लाभ नहीं हुआ, लेकिन एक मनोरंजनकर्ता के तौर पर यात्रा करते हुए जब मैंने सैकड़ों लोगों पर इसे आजमाया, तो मुझे ऐसे 3 लोग मिले जिन्हें इसमें सफलता प्राप्त हुई। मैंने ओरेगन के पोर्टलैंड में रहने वाले अपने कुछ मित्रों, जो बोर्ड के उपयोग में सफल रहे थे, के साथ सैकड़ों घंटे पर अपने मुताबिक कुछ अभौतिक प्राणियों से बातें की। हमें बात करने वाले की उस मनोरंजन परेड में जल दस्यु, पुजारी, राजनीतिज्ञ व रब्बी सभी लोग शामिल थे। यह बातचीत कुछ वैसी ही थी जैसी आप किसी भी पार्टी के दौरान मन बहलाने के लिए करते हैं, जिनमें कई एजेंडे, दृष्टिकोण व विचारों वाले लोग शामिल रहते हैं। मुझे कहना होगा कि मुझे उस बोर्ड से ऐसा कुछ भी सीखने को नहीं मिला जिसे मैं अपने जीवन में उपयोग कर सकूं, या मैं उसे किसी और को सिखा सकूं। एक और एक दिन मैंने उसे फेंक दिया। ouija बोर्ड के प्रति रुझान या उससे जुड़ी किसी भी क्रिया का उसी दिन समापन हो गया। हालांकि इस अद्भुत अनुभव विशेष तौर पर पुस्तकें पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करने वाली बुद्धिमत्ता ने मुझे यह जता दिया कि अभी मैं फिलहाल जितना जानता हूँ उससे कहीं अधिक जानने को बाकी है। इससे मेरे मन में प्रश्नों के उत्तर जानने की लालसा और अधिक भड़क गई। मैं मानने लगा कि ब्रह्मांड कैसे काम करता है, अब हम सब यहाँ क्यों हैं, हम कैसे और अधिक आनंदित जीवन जी सकते हैं, और कैसे हम यहाँ होने के अपने कारणों को पूरा कर सकते हैं। ऐसे प्रश्नों के व्यावहारिक उत्तर देने वाली बुद्धिमत्ता प्राप्त की जा सकती है। ये ouija बोर्ड का गेम खेला तो उनको कोई खास फर्क नहीं पड़ा। उनको ये भी नहीं था कि उनके प्रश्नों के उत्तर मिले। उसके बाद उनके जीवन में 3 लोग मिले और उन लोगों से उन्होंने बातचीत भी की, यानी नॉन फिजिकल। जैसे अब मैं आपसे बातें कर रही हूँ तो मैं आपको दिख रही हूँ, लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति बातें करे जो आपको दिखे नहीं, तो उन्होंने ऐसे लोगों से भी बातें की थी, नॉन फिजिकल बॉडी में थे, यानी वो दिख नहीं रहे थे, चाहे आप उसको एनर्जी बोलिए, आत्मा बोलिए, कुछ भी बोलिए। ऑथर का कहना है मैंने उनसे बातें की जैसे हम आम शादी पार्टी में एक दूसरे से बातें करते हैं, किसी भी टॉपिक पे करते हैं, तो वो इस तरह से बातें की, लेकिन उनके प्रश्नों के जो उत्तर उनको वहां से मिले वो भी उनको संतुष्ट नहीं कर पाए। उनके जो प्रश्नों के उत्तर की जो ज्वाला थी वो और ज्यादा भड़क गई। और फिर उसके बाद एक दिन उन्होंने जो ouija बोर्ड का जो गेम था उनके पास, वो उन्होंने फेंक दिया कि ये मेरे कोई काम आने वाला नहीं है, मुझे इस पर विश्वास नहीं है। तो जब उन्होंने वो फेंक दिया, लेकिन उनको ये एहसास हुआ कि इस ouija बोर्ड के कारण ही वो किताबें पढ़ने लगे थे, और कहीं ना कहीं किताबों से इतने सारे लोगों की किताबें पढ़ी, उनके जीवन के बारे में जाना, तो कहीं ना कहीं उनको ज्ञान बढ़ता जा रहा था और उन्हें समझ में आ रहा था कि जितना वो पहले जान रहे थे उससे कहीं जानने को अभी बाकी है। जैसे कि अब हम भी इस जर्नी में नहीं आए थे, कितने लोग एग्री करते हैं कि अब हमें कितनी सारी बातें थी जो पहले नहीं पता थी, और ये तो कुछ भी नहीं है, अभी तो अथाह भंडार है, लेकिन हमने 2 किताबें ही की, वहां से बहुत कुछ सीखा जो कि हमें पहले नहीं पता था। तो यही ऑथर का कहना है कि वो जो किताब पढ़ने की शुरुआत है वो उस ouija बोर्ड के कारण ही हुई, जो मैं नई नई चीजें सीख रहा हूँ और इतने सारे लोगों के लेखकों के बारे में जान रहा हूँ, उनकी बताई बातें पढ़ रहा हूँ। तो उनका कहना है कि ठीक है, वो जवाब तो उनको नहीं मिले, लेकिन वो किताबें पढ़ते रहे कि शायद इसी ज्ञान के भंडार में से उनके जवाब मिल जाए। तो उनके प्रश्न क्या थे, तब उन्होंने बताया है कि ये ब्रह्मांड कैसे काम करता है। उनके मन में ये प्रश्न थे कि ये ब्रह्मांड यानी कि ये जो भगवान है ये कैसे काम करता है, हम सब यहाँ धरती पर क्यों आए हैं, और क्या ऐसा हो सकता है कि हम सभी लोग खुशियों वाला जीवन जिए। क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो कोई बहुत ज्यादा खुश है, कोई बहुत दुखी है, लेकिन ऑथर का कहना था कि उनके मन में बार बार प्रश्न उठता था कि ऐसा कोई रास्ता या ऐसा कुछ हो सकता है कि जो हम सभी लोग एक साथ खुशियों वाला जीवन जिए। और यहाँ आने का कारण, जैसे कि हम लोगों को ये बताया ही नहीं गया है, हम लोग यहाँ ऐसे ही नहीं आए हैं, हमें न कोई काम दे के भगवान ने भेजा है, यानी सोल मतलब आत्मा। हर आत्मा का एक सोल पर्पस है, हम यहाँ किसी पर्पस से आए हैं। अगर हमने इस जन्म में वो पर्पस पूरा नहीं किया तो हमें बार बार, जब तक वो चीज हम पूरी नहीं कर लेंगे तब तक हमें बार बार जन्म लेना होगा।
लेकिन हमें ये सब पता ही नहीं है। हम आए हैं तो बस हमें लगता है ये मेरा बेटा, मेरा आदमी, मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरा खाना बनाना, पोछा लगाना, यही जीवन है। नहीं, ये जीवन नहीं है। ये जीवन अगर इन चीजों में बिता देंगे तो फिर दोबारा से ये जर्नी जीनी पड़ेगी। जैसे कि बच्चे कहते हैं ना कि दोबारा जन्म होगा तो फिर स्कूल जाना पड़ेगा, फिर फर्स्ट से लेकर पढ़ाई करनी होगी। तो हम लोगों का भी वही है, जो इतना झेल लिया दोबारा से फिर झेलना होगा। तो क्यों ना इसी जन्म में अपने सोल पर्पस का पता करें और उसको पूरा करें, क्योंकि करने कुछ और आए थे और कर कुछ और रहे हैं। अब जैसे किसी फॉर एग्जाम्पल अगर बच्चे को बोलेंगे कि जाओ तुम बाजार से 100 रुपए और जाओ तुम ये चीज लेके आना, और उसको कोई आपने कोई काम दे दिया कि तुम ये सामान 100 रुपए में लेके आना। अब वो गया और वो तो पता नहीं कहाँ अपनी दुनिया में खेल देखने लगा और घूम रहा है फिर रहा। 4 घंटे खराब करके आया और आके आपने बोला कि 100 रुपए, कि मैं तो उसका ये करके आ गया, और सामान तो बोले मेरे को तो याद ही नहीं है, मुझे तो पता ही नहीं कि मैं बाजार में क्या करने गया था। तो बताइए आपका क्या हाल होगा। तो वही हाल हम लोगों को देख के भगवान का होगा कि करने क्या भेजा था और करके क्या आए। तो इसीलिए ये जो मेरा मेरा है, मेरा कुछ नहीं है। ये सिर्फ हम लोग आए हैं और जाएंगे। बीच का जो ये जर्नी है ये मेरा मेरा करके हम लोग निकाल देते हैं, लेकिन यहाँ पर मेरा है तो सिर्फ एक है, सोल पर्पस। यानी क्या हमारा सोल पर्पस है उसको पूरा करने के लिए आए हैं, लेकिन अभी तो लोगों को यही नहीं पता है। और बहुत किस्मत वाले होते हैं जिनको ये पता चल जाता है कि हम धरती पे क्या करने आए हैं, और वो उसमें पूरा अपना तन मन धन लगा देते हैं। और जब अपने सोल पर्पस से हम लोग जुड़ जाएंगे ना, तो फिर किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। वो कमी भी तभी तक है हम ही लोगों के पास कि हमें पता ही नहीं है हम लोग क्या करने आए हैं इस धरती पे। तो ऑथर का भी यही जानना था कि ऐसा क्या मेरी आत्मा का कारण है, मैं इस धरती पे क्यों आया हूँ। ऐसे प्रश्नों के व्यवहारिक उत्तर देने के लिए उनको जो बुद्धि थी वो प्राप्त करने के लिए उत्सुक थे कि मेरे ये प्रश्नों के उत्तर मुझे कहाँ मिलेंगे। तो उसी की वो जर्नी जी रहे थे। फिर उन्होंने वो गेम था वो भी उन्होंने बता रहे हैं कि वो फेंक दिया था, कि उनको पता चला कि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, मुझे कोई प्रश्नों के उत्तर तो मिल नहीं रहे। लेकिन वो इस बात से खुश थे कि वो किताबें पढ़ने की आदत उनको लग गई थी और कुछ ना कुछ उनकी बुद्धि रोज बढ़ती जा रही थी। और देखिए आगे पढ़ते हैं। सोचे और अमीर बने, थिंक एंड ग्रो रिच। वर्ष 1965 में जब मैं कॉलेज व विश्वविद्यालयों के लिए संगीत कार्यक्रम कर रहा था, तो मुझे एक ऐसी पुस्तक मिली जिससे मुझे अपनी लगातार लंबी होती प्रश्नों की सूची के उत्तर पाने का संभवतः पहला अनुभव प्राप्त हुआ। यह पुस्तक मोंटेना के एक छोटे से मॉडल की लॉबी में कॉफी टेबल पर रखी थी, और जब मैंने उसे अपने हाथ में लेकर उसका शीर्षक पढ़ा तो मेरे भीतर अंतर्विरोध फन फैलाने लगे। उसके कवर पर लिखा था थिंक एंड ग्रो रिच, लेखक नेपोलियन हिल। मुझे यह शीर्षक बहुत घृणित लगा। मेरे मन में भी अन्य बहुत से लोगों की भांति अपने पास कम वस्तुएं होने का दोषारोपण अमीरों पर करने के चलते उनकी नकारात्मक छवि बनी हुई थी। लेकिन उस पुस्तक में कुछ खास बात अवश्य थी। उसके लगभग 12 पृष्ठ पढ़ने के बाद रोमांच से भरे मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए और मेरी रीढ़ की हड्डी में उत्तेजना का पारा भी चढ़ने उतरने लगा। यहाँ देखिए, सोचे और अमीर बने, ये एक बुक है नेपोलियन हिल की। और मेरी भी सबसे पहली बुक यही है, मैंने भी सबसे पहली बुक यही पढ़ी थी। वाकई में जो किताबें हैं, हमें ये सिखाया ही नहीं गया कि जो स्कूल की किताबें हैं वो तो पेरेंट्स भी मार मार के पढ़ाते हैं और हम लोग भी पढ़ते हैं, लेकिन उसका कोई फायदा मुझे तो ऐसा नजर नहीं आ रहा। ठीक है, एक सोच समझ हमें आ जाती है, लेकिन जीवन के व्यवहारिक जीवन में अगर हमें घर मैम, आपकी वॉइस नहीं आ रही। कुछ नहीं सिखाया गया। और जो ये किताबें हैं इनमें वो ज्ञान है जिनको हम सीख जाएं तो बहुत अच्छे से अपने जीवन को, अपने घर को, अपने रिश्तों को चला सकते हैं। तो ये जो किताब है सोचे और अमीर बने, ये जो जेरी हिक्स हैं, इनको ये जो किताब थी वो कहीं पे बता रहे हैं कि ये पहला अनुभव है कि उनके प्रश्नों का जो बहुत लंबी लिस्ट थी, जवाब तो नहीं मिला, लेकिन पहला अनुभव जब हुआ कि शायद यहाँ से उत्तर मिल जाएंगे, तो वो कहीं पे कॉफी पीने के लिए गए थे और उस छोटी सी लॉबी में एक मेज के ऊपर बुक रखी थी, थिंक एंड ग्रो रिच, और इसके लेखक है नेपोलियन हिल। ये वाकई में बहुत ही अच्छी बुक है, सोचें और अमीर बने।
तो यहाँ ऑथर तो बोल रहे हैं कि उन्होंने जब ये टाइटल पढ़ा कि सोचे और अमीर बने, तो उनको गुस्सा आया और घृणा हुई, क्योंकि उनके जीवन में भी उनको लगता था कि मेरे जीवन में गरीबी है, या मेरे पास कम चीजें हैं, कम पैसे हैं, ये अमीर लोग होते हैं, ये होते ही ऐसे हैं। यानी वो अमीरों से घृणा करते थे, अमीरों को पसंद नहीं करते थे, और वो अमीर लोगों को ब्लेम करते थे कि ये अमीर लोग ही हैं जो हम गरीबों को अमीर नहीं बनने देते हैं। लेकिन मैं अपना बताऊं तो मुझे तो इसका टाइटल बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा था कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि सोचो और अमीर बन जाओ। तो मैंने तो इसी चाव चाव में ये पूरी किताब एक ही रात में पढ़ दी थी। ये एक ज्यादा बड़ी नहीं है ये बुक। तो इसमें ऑथर का कहना है कि जब उन्होंने ये बुक का टाइटल पढ़ा तो उनको तो अच्छा नहीं लगा, गुस्सा आया कि उस अमीर आदमी लोग तो गरीबों का खून चूसते हैं, और उनके बारे में बहुत सारी उनकी नेगेटिव सोच बनी हुई थी। तो जब उन्होंने इस पुस्तक में एक खास बात अच्छी लगी कि जैसे ही उन्होंने 10-12 पन्ने पढ़े तो उनके शरीर के रोंगटे खड़े हो गए, गूज बम आने लगे, और जो रीढ़ की हड्डी है उसमें उत्तेजना आने लगी। यानी उनको कुछ फील होने लगा, ऐसा क्या अनुभव हो रहा है। कई बार आप लोगों ने देखा होगा ना कि पूजा पाठ करते हैं या कहीं जागरण होता है या कीर्तन होता है, तो हम लोगों को बोला जाता है कि ताली बजाओ। और जब हम लोग बहुत ध्यान में होते हैं उस टाइम सब, क्योंकि माहौल ऐसा होता है कि सभी लोग भक्ति में चूर रहते हैं और हम लोग बहुत ताली बजाते हैं और कीर्तन करते हैं, आप लोगों ने महसूस किया कि हम लोगों की बॉडी में वाइब्रेशन होती है, उसी को बोला जाता है रोंगटे खड़े होना। होता है ना, जब कोई हम पूजा पाठ करते हैं या बहुत ज्यादा खुश होते हैं तो हम लोगों की बॉडी वाइब्रेट करती है, और सारे जो ये रोंगटे हैं जो हमारी स्किन के बिल्कुल खड़े हो जाते हैं, जैसे सर्दी में खड़े हो जाते हैं। तो यही ऑथर के साथ भी होने लगा। जब उन्होंने 10-12 ही पेज पढ़े थे तो उनके रोंगटे खड़े हो गए और उनकी बॉडी में, रीढ़ की हड्डी में वाइब्रेशन होने लगी। तो उनको लगा कि हाँ, इस बुक में कोई तो बात है कि जो मेरी बॉडी में भी हलचल होने लगी। आगे पढ़ेंगे। हम सभी जानते हैं कि इस तरह की शारीरिक व आंतरिक सनसनी इस बात का प्रमाण है कि आप कुछ बहुत महत्वपूर्ण करने के मार्ग पर अग्रसर हैं। इस पुस्तक ने मुझमें यह ज्ञान प्रबुद्ध किया कि मेरे विचार बहुत महत्वपूर्ण हैं और मुझे जीवन में जो भी अनुभव मिलते हैं वे मेरे ही विचारों का प्रतिबिंबित होते हैं। वह पुस्तक बहुत सम्मोहक व मनोरंजक थी और इससे मुझे इसमें बताए सुझावों के अनुपालन की प्रेरणा मिली और मैंने यही किया। उसमें बताई गई शिक्षाओं के अनुपालन से मुझे बहुत लाभ हुआ। थोड़े ही समय में मैंने अपना अंतरराष्ट्रीय बिजनेस खड़ा कर लिया, जिससे मुझे हजारों व्यक्तियों के जीवन को सार्थक तरीके से सुधारने का अवसर मिला। बल्कि मैंने जो कुछ भी सीखा था उसे अन्य लोगों को सिखाना भी आरंभ कर दिया। नेपोलियन हिल की उस जीवन परिवर्तित करने वाली पुस्तक से मेरे लाभान्वित होने के बाद भी मुझसे पढ़ने वाले बहुत से लोगों के जीवन में वैसा नाटकीय सुधार नहीं हो सका जैसा मेरे साथ हुआ था। इसलिए और अधिक सटीक उत्तर पाने को मेरी खोज अब भी जारी थी। यहाँ देखिए ऑथर ये बता रहे हैं कि उनकी बॉडी में जो ये वाइब्रेशन हो रही थी, सेंसेशन हो रही थी, उनका कहना है कि जब हम शारीरिक और आंतरिक रूप पर, जब हमारे अंदर इस तरह की जब सेंसेशन होती है तो आप समझ जाइएगा कि आपके जीवन में कुछ जो आप कर रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये होता होगा, क्लास में आते हैं तब भी कई लोगों ने अनुभव किया होगा, नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा। जब भी कोई आप पॉजिटिव काम करते हैं या अच्छा काम करते हैं, कई बार देखिए राष्ट्रगान गाते हैं, उस टाइम क्या होता है, देश के प्रति जो हमारी भावना है वो इतनी हाई लेवल पर हो जाती है कि कई बार गूज़बम्प आते हैं। या हम कोई अच्छी एफर्मेशन है बहुत बार बोलते हैं तो हमारे अंदर बॉडी वाइब्रेट करने लगती है। ऐसी चीजें जब होती हैं जब हम बहुत ज्यादा पॉजिटिव होते हैं। तो ऑथर समझ गए कि मेरी जो ये गूज़बम्प हो रहे हैं और मेरी रीढ़ की हड्डी में सेंसेशन हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि मैं जिस रास्ते पे चल रहा हूँ जरूर कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है। तो जब भी बॉडी में जो बोलते वक्त गूज़बम्प आए तो समझ जाइएगा कि आप सही रास्ते पे चल रहे हैं। यहाँ से आज एक चीज ये सीख लीजिएगा। यहाँ पे ऑथर का कहना है कि इस किताब को पढ़ने के बाद उनको बहुत अच्छा लगा और उनके जीवन में वो अनुभव मिले। उनको पहली बार ये समझ आया कि उनका जीवन जो भी है उनके विचारों का परिणाम है, यानी वो जैसा सोच रहे हैं वैसा ही उनका जीवन है। ये बात पहली बार किताब पढ़ने के बाद उनको समझ आई, वरना वो अपने जीवन को दूसरों से ब्लेम करते थे, जैसा कि हम लोग करते थे कि मेरे पास ये नहीं है तो हस्बैंड की गलती है,
मेरे ऐसे घर में शादी हो गई, या मेरे इन लॉज ऐसे हैं, जो भी है तो पेरेंट्स की कमी है, ये मुझे अच्छी शिक्षा नहीं मिली, बढ़िया ब्रांडेड कॉलेज नहीं मिला तो पेरेंट्स की कमी है। यानी हर चीज में हम दूसरों को ब्लेम कर देते हैं। तो यही काम ऑथर भी करते थे, लेकिन पहली बार उनको ये चीज समझ आई कि मेरा जीवन जो भी है मेरे विचारों की वजह से है, और जो वो सोचते हैं वैसे ही चीजें उनके जीवन में आती हैं। तो उनका कहना था कि ये जो बुक थी उनको बहुत पसंद आई, और वो बहुत उसको पढ़ने के बाद अच्छा लगा। उसके बाद उन्होंने जो जो किताब में सुझाव दिए गए थे उससे उन्होंने प्रेरणा ली, और जो जो उस किताब में ऑथर ने बताया था वो सब इन्होंने अप्लाई किया। और जब उन्होंने उनकी बताई हुई बातों को अप्लाई किया तो उनके जीवन में उनको इतना लाभ हुआ कि उन्होंने इंटरनेशनल बिजनेस खड़ा कर लिया। देखिए, किताबों का असर इतना होता है कि अगर एक किताब भी हमारे काम कर जाए ना जीवन में, तो हम लोग कहाँ से कहाँ चले जाते हैं। देखिए, सिर्फ एक किताब ने इंटरनेशनल बिजनेस खड़ा कर दिया। तो यहाँ पे यही सीखने वाली बात है। जब मैंने भी ये जर्नी शुरू की थी किताबों की पढ़ने की, तो मेरे ऑथर ने, जो मेरे मेंटोर थे, उन्होंने बताया था कि लर्निंग बार बार करते हैं, जब तक आप लर्निंग करते जाएंगे ना, एक दिन ऐसा आएगा कि लर्निंग में से एल अपने आप गायब हो जाएगा, आपके पास सिर्फ अर्निंग बचेगी। तो मुझे भी लगता था कि सिर्फ किताबें पढ़ने से क्या होगा, लेकिन वाकई में किताबें पढ़ने से ही होता है, क्योंकि आप समझ पाते हैं कि आपके पास बहुत कुछ ऐसा है जिसको आपको जानने की जरूरत है। क्योंकि हम लोग सिर्फ खाना बनाने या कपड़े धोने के लिए पैदा नहीं हुए हैं, अपनी पहचान भी बनानी है, अपने लाइफ पर्पस को भी पूरा करना है। वो कहाँ से होगा? वो औरों के जीवन से सीख के होगा। और वो कहाँ से मिलेगा? वो किताबें ही सबसे अच्छा साधन है कि किताबों को और मिरर को दो बेस्ट फ्रेंड बना लीजिए। आपको कहीं किसी से रोने की या किसी के कंधे की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये दो बेस्ट फ्रेंड ऐसे हैं कि आपके पास 24/7 अवेलेबल है। कोई हम जैसा होगा तो सो रहा होगा, शायद फोन ना उठाए, लेकिन किताबें आपका साथ हमेशा देती हैं। चाहे रात को 2 बजे उठा के आप इनके साथ बातें कर लीजिए। तो हमेशा आप दो बेस्ट फ्रेंड अपने जीवन में बना लीजिए, और एक तो किताबों को और एक मिरर को। मिरर वाला व्यक्ति भी हमेशा आपके साथ रहता है। तो दो बेस्ट फ्रेंड बना लीजिए, आपको कभी जीवन में किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आज मेरे तकलीफ है या मुझे कुछ बोलना है तो मुझे किसी की बात करनी है या किसी के कंधे का सहारा चाहिए। क्योंकि वो सहारे ढूंढते हैं, वो सहारे कब कंधा देते देते हम ही लोगों को कंधा देने लगते हैं, पता नहीं चलता है। लेकिन ये दो दोस्त ऐसे हैं कि जो हमें जीवन में हम जो चाहते हैं वो ना तो किसी को बाहर बताएंगे ना मजाक उड़ाएंगे, हर परिस्थिति में हमारे साथ रहेंगे। तो ये दो चीजों को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाइए, देखिए फिर जिंदगी कितनी खूबसूरत हो जाती है। और जितने भी सक्सेसफुल लोग हुए हैं उन लोगों ने यही किया है। तो यहाँ पर ऑथर बता रहे हैं कि एक किताब पढ़ने से ही उनके जीवन में उन्होंने इंटरनेशनल बिजनेस को खड़ा कर लिया, और उनकी स्थिति में बहुत सुधार होने लगा। वो हजारों लोगों से मिलने लगे और उनको बताया तो उनको पता चला कि उन लोगों ने भी ये किताबें पढ़ी हैं, और इस किताब में जो जो लिखा है उन्होंने अप्लाई किया है। तो उनका कहना था कि जितना चेंज मेरे अंदर आया, बाकी लोगों के अंदर इतना चेंज क्यों नहीं आया। तो उनका एक फिर से सवाल खड़ा हो गया कि मुझे ये भी पता करना है, यही किताब मैंने पढ़ी तो मैंने तो इंटरनेशनल लेवल का बिजनेस खड़ा कर लिया, और बाकी लोगों को रिजल्ट तो मिले हैं पर ठीक ठाक। तो अगर एक नियम सब पे काम करता है तो सब पे एक जैसा लागू करना चाहिए ना। तो उनकी तो लिस्ट पहले ही लंबी थी, अब एक सवाल और खड़ा हो गया कि नहीं, मुझे तो इसका सटीक उत्तर चाहिए। तो वो अभी अपने प्रश्नों के उत्तर की खोज में लगे हुए थे। आगे पढ़ेंगे। सेठ की अपना यथार्थ बनाने की सलाह। अपने प्रश्नों के सार्थक उत्तर प्राप्त करने की मेरी निरंतर चल रही तलाश अब भी जारी थी। अन्य लोगों को उनका लक्ष्य प्राप्त करने में मेरी अधिक प्रभावकारी सहायता देने की इच्छा लगातार बलवती होती जा रही थी। उन दिनों एस्थर के साथ फीनिक्स, एरिजोना में अपनी नई जिंदगी शुरू करने में व्यस्त होने के चलते मैं इन्हें बिल्कुल भूल गया था। कई वर्षों तक एक दूसरे को जानने के बाद वर्ष 1980 में हमारा विवाह हो गया। हम दोनों बिल्कुल एक जैसे थे। हर दिन हमारे लिए नए आनंद का अनुभव लाता, जिसमें हम अपना नया शहर घूमते, अपने नए घर का निर्माण करते और अपना यह नया जीवन एक दूसरे के साथ बिताते। एस्थर में मेरी तरह ज्ञान की प्यास या उत्तर जानने की भूख नहीं थी, लेकिन वह जीवन के प्रति उत्साहित थी और सदा आनंदित रहती। उसके साथ रहना बहुत अच्छा लगता। एक दिन किसी लाइब्रेरी में वक्त गुजारते समय मुझे जैन रॉबर्ट्स द्वारा लिखित पुस्तक सेड स्पीक्स दिखी। उस पुस्तक को शेल्फ से उठाने के पूर्व ही एक बार फिर मुझे अपने शरीर के सभी बाल खड़े होने एवं रोमांच का एहसास होने लगा। मैं उत्सुकतावश उस पुस्तक के पन्ने पलटने लगा। मैं यह देखना चाहता था कि उसमें ऐसा क्या है
जिसने मेरी भावनात्मक प्रतिक्रिया को जागृत कर दिया है। एस्थर के साथ लंबा वक्त गुजारने के बाद भी हम लोगों के बीच एक विषय पर मतभेद था। वह मेरा ऊर्जा बोर्ड से जुड़ा अनुभव नहीं सुनना चाहती थी। मैं जब भी अत्यंत मनोरंजक ढंग से यह अनुभव बताना शुरू करता, कम से कम मैं तो ऐसा ही समझता था, ऐसा तुरंत उस कमरे से बाहर चली जाती। उसे बचपन से ही भौतिक रूप न रखने वाली चीजों से डरना सिखाया गया था। चूंकि मैं उसे परेशान नहीं करना चाहता था, मैंने ऐसी कहानियां सुनाना बंद कर दिया। कम से कम उसकी मौजूदगी में तो मैं ऐसा नहीं करता था। जब एस्थर ने सेड स्पीक्स के बारे में कुछ भी सुनने से इनकार कर दिया, तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ। यहाँ पर देखिए, जेरी अपने जीवन के बारे में बता रहे हैं कि सेठ की अपनी यथार्थ बनाने की सलाह। तो वो हम इस पैराग्राफ में समझेंगे कि वो क्या बताना चाहते हैं। तो जेरी बता रहे हैं कि उनकी जो प्रश्नों को जानने की भूख थी, जो उत्साह था, वो चलता रहा। उनकी तलाश अब भी जारी थी कि उनकी जो प्रश्न थे उनके जवाब उनको नहीं मिल रहे थे। इसी बीच में उनकी मुलाकात एस्थर से हो गई, जिसमें वो उनके साथ अच्छा वक्त बिताते बिताते उन्होंने 1980 में उनके साथ विवाह कर लिया। यानी एस्थर जेरी की पत्नी थी और दोनों ही एक जैसे थे। लेकिन एस्थर थे वो नॉन फिजिकल चीजें, जैसे जो दिखाई नहीं देती हैं, जैसे उसको आत्मा कह लीजिए, इस तरह की चीजों में इंटरेस्ट रखते थे। लेकिन एस्थर को इन चीजों से डर लगता था। तो एस्थर जब भी उइजा बोर्ड जो गेम खेलते थे उसमें भी कुछ ऐसा ही था। वो उसके बारे में एस्थर से बातें करते, लेकिन एस्थर डर जाती थी। वो कहती थी कि मुझे इसके बारे में बातें नहीं करनी है। नॉर्मली होता है ना, अगर हम लोगों को अब कोई बोले कि मैं उस आत्मा ने मुझसे बात की, ऐसा हुआ, तो हम लोग भी, नॉर्मल इंसान तो हर कोई डर जाएगा। तो एस्थर भी डर जाती थी। लेकिन जेरी को ये चीजें बहुत ही इंटरेस्टिंग लगती थी और वो चाहते थे कि एस्थर को इसके बारे में कहानियां सुनाए, बातें करे। लेकिन एस्थर जब वो इस तरह की बातें करते तो रूम से उठ के चली जाती थी, क्योंकि उनको डर लगता था। उसके घर में ऐसा ही माहौल था, वो नॉन फिजिकल चीजों से डरती थी। तो यही वो बता रहे हैं कि जब उन्होंने लाइब्रेरी में गए और एक दिन वो जो एक बुक है उसका नाम है सेठ स्पीक्स, यानी वो जैन रॉबर्ट्स लेखक हैं, उनकी बुक्स थी। तो जैसे ही लाइब्रेरी में वो गए और सेल्फ में से वो बुक निकाली, वो बुक उनके हाथ में आई, तो फिर से उनकी बॉडी में वही सेंसेशन हुई जो थिंक एंड ग्रो रिच उन्होंने पढ़ी थी, तब उनकी बॉडी ने रिएक्ट किया था। आज भी उनको गूज बम्स आए, आज भी उनकी जो रीढ़ की हड्डी है उसमें हल्की सी हलचल हुई। तो उनको लगा कि ऐसा इस किताब में क्या है कि मेरे हाथ लगाते ही मेरी भावना ने प्रतिक्रिया की। यानी हमारा मेन चीज क्या है, इमोशन, कि आज मेरे साथ फिर वही चीज हुई, तो ऐसा क्या है इसमें। तब उन्होंने वो बुक्स पढ़ी, पलने पलटते गए। लेकिन एस्थर के साथ उनका कहना है कि इतना लंबा वक्त गुजारने के बाद भी सिर्फ बहुत खुश थे वो। हर चीज दोनों की बहुत अच्छी थी, वो भी बहुत हंसमुख थी, खुश रहती थी। लेकिन एक ही डिफरेंस था कि जेरी चाहते थे कि वो नॉन फिजिकल चीजों की बातें करे, उसकी कहानियां सुने। लेकिन एस्थर को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था और वो डरी हुई रहती थी। और वो जैसे ही बातें करते वो कमरे से उठ के चली जाती। तो फिर वो सोचते थे कि नहीं, ये डर जाएगी। बस उन दोनों में एक यही डिफरेंस था कि वो आपस में इन चीजों की बातें करना सुनना पसंद नहीं करते थे। और दोनों का वरना नेचर भी सेम था, दोनों हंसमुख रहते थे, अपने जीवन को बहुत अच्छे से बिता रहे थे। आगे पढ़ेंगे। लेखक जैन रॉबर्ट्स किसी प्रकार की तंद्रा में जाकर एक अशरीरी व्यक्ति को अपने शरीर का उपयोग कर अत्यंत प्रभावशाली सेठ पुस्तकों की श्रृंखला को बोलकर अभिलिखित करवाने को स्वीकृति देती थी। मुझे वह पुस्तक बहुत उत्तेजक व आकर्षक लगी। मैं उसमें अपनी लंबी सूची में शामिल प्रश्नों के उत्तर खोजने लगा। लेकिन एस्थर को उस पुस्तक से डर लगता था। जिस तरह यह पुस्तक लिखी गई थी, वह सुनकर तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। पुस्तक के पिछले कवर पर चंद्रालीन जे की सेठ से बातचीत करती मुद्रा की तस्वीर देखकर उसकी गिगी बन गई। एहसन ने मुझसे कहा, तुम चाहो तो यह पुस्तक पढ़ सकते हो, लेकिन कृपया इसे हमारे बेडरूम में मत लाना। मैं हमेशा फल देखकर ही पेड़ का आकलन करता हूँ। मैं अपना हर निर्णय उस विषय से जुड़ी अपनी अनुभूति के आधार पर ही लेता हूँ, और यह सेठ सामग्री मुझे बहुत कुछ अपने मनोकूल लगी। मुझे इस बात से कोई अंतर नहीं पड़ता था कि वह ज्ञान कहाँ से या कैसे प्राप्त हुआ है। सारांश यह है कि मुझे लगता था कि इसमें मुझे कुछ ऐसा मिल सकेगा जिसे मैं अन्य लोगों को उनके उपयोग हेतु बता सकूं। मैं इसे लेकर बहुत उत्साहित था।
यहाँ पर देखिए ये बता रहे हैं ऑथर कि जो वो किताब थी, उस किताब के बारे में क्या था कि उसमें कोई जो ऑथर थे, उस किताब के लेखक थे, वो एक मेडिटेशन के थ्रू एक आत्मा को अपनी बॉडी में आने के लिए बुलाते थे। यानी वो एक मेडिटेशन या कुछ ऐसा करते थे कि जो एक नॉन फिजिकल चीज है, कोई आत्मा है, वो उनकी बॉडी का यूज करके और वो दूसरों को बातें बताती थी। तो वो इस तरह का करते थे। लेकिन उनको एस्थर को, सॉरी, जेरी को वो बुक बहुत अच्छी लगती थी, इस तरह का कंटेंट अच्छा लगता था। लेकिन एस्थर इन चीजों से डर जाती थी। वो उस बुक को भी देखती थी तो वो डर जाती थी, उनके रोंगटे खड़े हो जाते थे। और वो बोलती थी जेरी को कि चाहे कुछ भी हो, अगर आपको ये बुक पढ़नी है तो आप बाहर जाके पढ़ो, हमारे बेडरूम में ये बुक नहीं लेके आओगे। क्योंकि उसके कवर को देख के ही वो इतनी डर जाती थी। लेकिन जेरी को तो ये सब बहुत अच्छा लगता था, कि उनको लगता था कि अगर इन जैसे लोगों को, या इससे जो वो अपने बॉडी में उस नॉन फिजिकल चीज को बुला के अपनी बॉडी का यूज करने देती हैं, तो अगर ऐसे लोग मुझे मिल जाए तो मेरे प्रश्नों के सही उत्तर मुझे मिल जाएंगे, और वो उत्तर मैं जान के खुद के जीवन में भी अप्लाई करूंगा, और लोगों को भी उसका लाभ हो, उसके लिए मैं इसका यूज करूंगा। तो वो इन चीजों को लेकर बहुत हमेशा बहुत उत्तेजित रहते थे, उत्साहित रहते थे। लेकिन एस्थर इन चीजों से डरती थी, और वो कहती थी कि ना ही मुझे इन स्टोरी के बारे में कुछ जानना है, ना ही मुझे बुक्स पढ़नी है, आपको जो करना है करो, लेकिन मेरे आगे इसकी बातें मत किया करो, क्योंकि मुझे इन चीजों से डर लगता है। आगे पढ़ेंगे। मैम 4 मिनट्स ही बची हैं। चलिए, तो फिर इसको कल करते हैं। तो इसमें हम्म। मैं भी बताऊं, क्योंकि स्टार्टिंग में जब मुझे भी अब्राहम के बारे में पता चला था तो मैं भी डरती थी क्या है। लेकिन कहते हैं ना कि ये चीजें खुद आपको चुनती हैं, आपका कोई बस नहीं है। वरना ये किताबें तो बहुत पहले लिखी जा चुकी थी, आज ही हमारे जीवन में क्यों आई। तो ये कुछ डरने की चीजें नहीं है, यहाँ से सीखने की चीजें हैं। शुरू में तो मेरे को भी डर लगता था कि ये सब क्या है, फिजिकल बॉडी, नॉन फिजिकल बॉडी। लेकिन ये 2-3 बार किताबें पढ़ने से समझ में आया कि हाँ, ये डरने वाली चीजें नहीं है, सीखने वाली चीजें हैं। तो आप लोगों को आई होप यहाँ से लर्निंग मिली होगी। तो आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू इस क्लास में आने के लिए, मेरे शब्दों का मान रखने के लिए, मेरे समय की वैल्यू करने के लिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह से इस बुक को कंटिन्यू कीजिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। क्योंकि ये जो बुक्स हैं ये सारी, अभी आप खुद देखिए, जो इतने बड़े बड़े ऑथर हैं वो भी किसी की बुक पढ़ के ही कामयाब हुए हैं। यानी कामयाबी का रास्ता यहीं से होकर निकलता है। तो अगर हम लोग जो आज ये कर रहे हैं, तो इतना तो तय है कि हम लोग भी कामयाब होंगे। अगर इंटरनेशनल बिजनेस नहीं भी खुला तो नेशनल लेवल पे खोल लेंगे, लेकिन बिजनेस तो खुल के रहेंगे। तो ये जो सीख रहे हैं इसको जीवन में अप्लाई करना है। अगर कुछ डाउट है, कुछ समझ नहीं आया, तो अभी आप पूछ सकते हैं, बोलिए। बोले इसका होमवर्क क्या है, जब मिलेगा कुछ तो इसका मिलेगा होमवर्क ना। तो इसमें नहीं दिया हुआ है। आज तो खैर कुछ नहीं है, आज तो इसमें होमवर्क नहीं दिया हुआ। वो तो बनाया गया था ना, ऑथर ने ही उसमें ऐसे डिजाइन किया था बुक को कि होमवर्क दे रहे थे। इसमें होमवर्क नहीं दिया हुआ। इसमें तो हम ही लोगों को खुद को समझना है। इसमें होमवर्क वाली बुक नहीं है। और अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ मिल जाएगी, वरना अगर बुक से कंफर्टेबल है तो बुक मंगा लीजिएगा। हाँ, बुक तो मंगा ही लेंगे, पढ़ने में थोड़ा आराम हो बस, जाएगा।